तो सबसे पहली और प्रमुख खबर G7 से। जी हां, कनाडा में G7 समिट का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें 7 देश तो भाग लेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर हर किसी की नजर कि आज वहां पर जब प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे तो क्या संदेश रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मैसेज पीएम देते हैं, नजर इस पर रहेगी। साथ ही आखिर क्यों G7 खास है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है, जहां इजराइल और ईरान का जो ये वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल, और दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को काफी नुकसान भी हो रहा है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। इसके साथ ही इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी हाल ही में, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं और इस कड़ी में पीएम मोदी आज कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां पर ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे। चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कनाडा में G7 सम्मेलन। तो कनाडा में ये G7 सम्मेलन, जहां ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और नवोन्मेष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे। वैश्विक मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा रहेगी इसके जरिए। इसके अलावा आपको बता दें कि वैश्विक मुद्दों पर तो बात होगी ही, साथ ही कई द्विपक्षीय बैठकों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कई नेताओं के साथ, जो विश्व स्तर के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही पीएम मोदी छठी बार इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले वो 5 बार G7 में हिस्सा ले चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से, मार्क कार्नी की तरफ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। और इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त कनाडा पहुंच भी चुके हैं। लेकिन इस G7 में आखिर कौन कौन से देश हैं जो सदस्य के तौर पर इसमें शामिल हैं, एक नजर उस पर। तो G7 के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख तौर पर आता है अमेरिका और कनाडा, जहां पर, और कनाडा की अगर हम बात करें तो इस बार वहीं पर इसका आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी भी G7 के सदस्य देश है। जर्मनी, और इसके साथ ही इटली की अगर हम बात करें, इटली है, जापान है और ब्रिटेन है। तो कुल ये 7 देश हैं जो इस वक्त G7 में, ग्रुप ऑफ 7 में शामिल है सदस्य देश के तौर पर। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि कनाडा में G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक साझा बयान इस वक्त जारी किया है। G7 देशों की तरफ से ये साझा बयान इस वक्त जारी किया गया और इस बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही ये भी कहा कि सदस्य देशों ने अपने इस बयान में कहा कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम भी शामिल है। तो G7 देशों की तरफ से ये बयान इस वक्त जारी किया गया है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमृतपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये संयुक्त बयान G7 समिट में जो देश शामिल है उनकी तरफ से ये संयुक्त बयान इस वक्त सामने आया है। अमृतपाल, देखिए, आप अगर जॉइंट स्टेटमेंट को देखें, ये क्लियरली डी-एस्केलेशन की कॉल कर रहा है, पर जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बैकिंग का मुजाहरा कर रहे थे, वैसा बाकी देशों से वैसी क्लियरली सिग्नल्स नहीं आए। तो ये दिखाता है कि ग्रुप ऑफ 7 में भी डीप डिविजन्स हैं। हालांकि इजराइल के साथ खड़े हुए दिखते हुए ये मुल्क दिखे, पर उस तरह की स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि तेहरान की इवैक्यूएशन कर दें, कंप्लीटली डेसिमेट कर दें, वैसी स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं, यूरोपियन खास करके जो मुल्क हैं, इवन इंक्लूडिंग जापान, वो उनका जो रवैया है या रद्द अमल है वो मुख्तलिफ है अमेरिका से।
डोनाल्ड ट्रंप का G7 की समिट से जाना ये खास साफ संदेश दिखाता है कि एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बन पाई है, पर जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप एजेंडा पुश करना चाह रहे थे वैसा नहीं आखिर हो पाया। पर हाँ, आम सहमति ये है कि इसको डीएस्केलेट किया जाए और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एक बड़ी जंग से जूझ रही है और वेस्ट एशिया में अगर ये क्राइसिस होता है, मार्क कार्नी तो इनफैक्ट ये चाह रहे थे कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी प्राइमरी एजेंडा हो, पर दुनिया अब इस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है कि इजराइल और ईरान की जंग ने पूरी सप्लाई चेन्स पर जो असर पड़ेगा और अस्थिरता एक यूरोप में चल रही है, दूसरी वेस्ट एशिया में, तो दुनिया इसके साथ डील करने के सक्षम नहीं है। तो क्लियरली ये जॉइंट स्टेटमेंट एक स्टेप डाउन स्टेटमेंट है और एक बीच का रास्ता तलाश किया गया है। जी कृतिका। इसके साथ ही अमृतपाल, अगर हम देखें तो अलग अलग रुख भी सामने आ रहे हैं। G7 में हालांकि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तर पर तो वार्ता होनी ही है, लेकिन इसी बीच इजराइल और ईरान के बीच में जो ये संघर्ष के हालात हैं, क्या मैसेज ये है कि डीएस्केलेट करें। दुनिया इस वक्त एक और बड़ी जंग नहीं अफोर्ड कर सकती है और ये क्लियरली जो डोनाल्ड के एक प्रेशर बनाया जाए ईरान पर, क्योंकि ईरान का कहना यह है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की राह पे जा ही नहीं रहे हैं। वेस्ट हालांकि उनसे डिसएग्री करता है, वेस्ट को लगता है कि जिस तरह का इनरिचमेंट प्रोग्राम वो चला रहे हैं वो एसेंशियली न्यूक्लियर वेपन को अपनी जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहा है ईरान। तो डीएस्केलेशन की कॉल है और मैसेजिंग यही है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी, ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। पर इजराइल जिसकी तरह का एक आक्रामक या एक अग्रेसिव पोस्चरिंग लेके बैठा है, तो अभी उस पर एक ग्लोबल प्रेशर, और दूसरा G7 को अपनी भी चिंता है कि G7 एक टॉकिंग शॉप ना देखे। G7 की, क्योंकि ये दुनिया की, जैसे आपने बताया कि सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर मुल्क है, तो ये अगर एक ब्लैंड स्टेटमेंट्स या एक टॉकिंग शॉप की तरह दिखते हैं और इजराइल ईरान इनकी नहीं सुनते हैं, यहाँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी बुलाया गया है मार्क कार्नी ने, तो अगर इसका रास्ता नहीं निकाला जाता है, कोई ये संघर्ष नहीं थमता है, तो ये G7 की एक तरह की असफलता होगी। तो G7 को उसको लेके चिंताएं हैं। तो G7 की जो डिविजन्स हैं वो खुलकर कैनान एक्सिस में दिख रही हैं। जी अमृतपाल, इस वक्त अधिकतर ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि ये इस संघर्ष पर जल्द से जल्द विराम लगे, लेकिन ईरान और खासतौर पर इजराइल की अगर हम बात करें तो वो सीज फायर पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जंग तो शुरू हुई और अब इस जंग को पूरी तरह से खत्म किया ही जाएगा। जी, दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं, तभी डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आप देखें कि दैट इफ ईरान डजंट रिटर्न टू द टेबल देन इट्स अ वॉर टू द फिनिश, वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं। अब बाकी का वेस्ट चाह रहा है, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि इसके साथ जो स्थिरता आती है उसका खामियाजा इकोनॉमिक टर्म्स में वेस्ट को भुगतना पड़ेगा। तो वो चाह रहे हैं कि डीएस्केलेशन हो और डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाए। पर अब स्थिति इस मोड़ पर आके खड़ी हुई है जहां पर दोनों ही साइड्स एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द टेबल्स जो डिप्लोमेसी है वो लगातार जारी है कि इसको कैसे इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। पर अभी वो रास्ता क्लियरली कैनान एक्सिस से जो आवाज उठ रही है वो ये है कि इसको डीएस्केलेट करें, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है इनकी। जी देखिए अमृतपाल, जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है, संघर्ष होता है, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों देशों को नुकसान होता है, वहां के नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस बार भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये जो संघर्ष है वो अभी लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा भी इस वक्त जारी है, जिसमें और इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां पर G7 समिट में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने साइप्रस का भी दौरा किया था और इस दौरान साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जहां
द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है और वहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोस, उनकी तरफ से ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और ये कोई पहला सम्मान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले 22 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अलग अलग देशों से दिए जा चुके हैं और ये 23 ये देखते हैं। ये 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहाँ के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। The Grand Cross of the Order of Marcarius 3, यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है, इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे।
तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की ये यात्रा, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीएस जोशी सबसे जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सीएस जोशी, सीधे तौर पर साइप्रस की जो ये यात्रा रही अपने आप में काफी खास और काफी अहम, और आगे आने वाले समय में भारत और साइप्रस के जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ G7 में भी आज प्रधानमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सीएस जोशी। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा किया आपने कि आपने साइप्रस के साथ G7 को जोड़ा। इस यात्रा को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री पहली यात्रा में पहले देश जिसमें आए वो साइप्रस, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए, जब साइप्रस प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को सर्वोच्च यहाँ का जो नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। साथ ही साथ अगर हम साइप्रस की बात करें तो कहीं न कहीं व्यापारिक और सामरिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइप्रस और भारत के काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, काफ़ी मजबूत संबंध रहे हैं। साइप्रस की जो चिंताएं हैं उनमें भारत साइप्रस का साथ देता है। भारत की जो चिंताएं हैं, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद की बात हो या दूसरे मसले हों, उसमें साइप्रस भारत का साथ देता है। और कल जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। व्यापार के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। साइप्रस 2026 में यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा, तो यूरोप के साथ किस तरह से और मजबूत संबंध बनाए जाएं। यूरोप के साथ व्यापार, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये सब बातचीत हुई है। सामरिक तौर पे आप देखें तो साइप्रस का 35% हिस्सा तुर्की ने कब्जाया हुआ है। जो राजधानी निकोसिया है उसका भी आधा हिस्सा तुर्की ने कब्जाया हुआ है। कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो म्यूनिसिपैलिटी सेंटर वहाँ पर गए थे, उसकी छत से प्रधानमंत्री ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ उस हिस्से का जायज़ा लिया जहाँ तुर्की का कब्जा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम की घटना हुई थी, तुर्की का क्या रुख था ये आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर तुर्की को, पाकिस्तान को, आतंकवाद को, विस्तारवाद को एक संदेश दिया। अब बात रही G7 की। अब प्रधानमंत्री G7 पहुंच चुके हैं और G7 में इस वक्त जो मुख्य एजेंडा चल रहा है वहाँ पर वो ईरान और इजराइल को लेकर के चल रहा है। तो कल जब यहाँ पर दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे पश्चिम एशिया की बात करें या साथ ही साथ हम बात करते हैं यूरोप की, जहां कहीं भी किसी तरह का तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको बातचीत से सुलझाना चाहिए। ये युद्ध का समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने ये मैसेज यहाँ पर दिया है। और अब प्रधानमंत्री कनाडा पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी आप देखिएगा प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ और जिस तरह से ये वेस्ट एशिया में और यूरोप में तनाव चल रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री फिर वहाँ पर भारत का संदेश रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीएस जोशी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की यात्रा काफी खास और काफी अहम, नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच रुकते हैं न्यूज पंच में। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष हर बीतते हुए घंटे के साथ ही और बढ़ता जा रहा है। सोमवार शाम को इजराइल ने
तो किस तरीके से ये लगातार हमले किए जा रहे हैं वो इन दोनों तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों की ये तस्वीरें हैं और दोनों जगह पर किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप भली भांति समझ सकते हैं। जो इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए और उसके बाद ईरान की जो तस्वीर नजर आई है और वहीं ये इजराइल की तस्वीर। और इसी के साथ इजराइल ईरान संघर्ष अब 5वें दिन में आ चुका है, 5वें दिन में दाखिल हो चुका है और एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। और इन हमलों से कहीं ना कहीं तेहरान जो है वो दहल चुका है, क्योंकि लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। विस्फोट और गोलीबारी की आवाज भी लगातार इन जगहों पर सुनाई दे रही है और वहां के लोग इस वक्त कहीं ना कहीं काफी डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा सक्रिय भी है और साथ ही यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को भी काफी नुकसान वहां पर पहुंचा है इन हमलों की वजह से। नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में हमले के कारण सायरन की आवाज भी लगातार वहां पर सुनाई दे रही है। आईडीएफ की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने और इस जंग का ये 5वां दिन है और इस 5वें दिन में अगर हम देखें तो ईरान में और इजराइल में क्या कुछ अभी तक नजर आया है, क्योंकि ईरान की अगर हम बात करें तो अब तक 224 लोग मारे गए हैं, तो वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं। दोनों जगह पर कितने लोगों की मौत हुई है वो आपको बता रहे हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो 1481 लोग घायल हुए, तो वहीं इजराइल में 600 से ज्यादा लोग घायल अभी तक बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ईरान में काफी नुकसान है और कई सारी दिक्कतों का सामना भी वहां के आम नागरिक करते हुए नजर आए। वहीं इजराइल की तरफ से भी अगर हम करें तो वहां के जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानी इस वक्त हो रही है। लेकिन फिलहाल भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह उन लोगों को दी गई है जो लोग इस वक्त वहां पर रह रहे हैं ईरान और इजराइल में। साथ ही भारतीय नागरिक तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करें जो इस वक्त वहां पर है, वो लगातार तुरंत ही सबसे पहले भारतीय दूतावास से संपर्क करें। और भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी इस वक्त जारी कर दिए हैं अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, और ये हेल्पलाइन नंबर इस वक्त जारी किए गए हैं। 3 ये नंबर है, तो अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ है तो वो इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके और अपनी जानकारी जो है भारतीय दूतावास को जरूर दे। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो जहां ये संघर्ष जारी है उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। G7 पर भी कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान इजराइल संघर्ष का असर इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि G7 समिट को बीच में ही छोड़कर ट्रंप जो है वो वापस अपने देश लौट जाएंगे। बीच में ही इसको छोड़ना पड़ेगा उन्हें सिर्फ इस संघर्ष की वजह से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप ने लोगों से तुरंत तेहरान को खाली करने के लिए कहा है। ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि सभी को तुरंत खाली कर देना चाहिए तेहरान। वहां पर जितने भी लोग हैं वो तुरंत उस जगह को छोड़ दें। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्राध्यक्षों के साथ रात्रि भोज के बाद डोनाल्ड ट्रंप रवाना होंगे वहां से। और उसके साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया गया है। वो पोस्ट क्या है एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी अब किसी भी कीमत पर कहीं ना कहीं इस संघर्ष पर विराम लगाने की तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, सीधे शब्दों में कहें तो मैंने इसे बार बार कहा है और सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए, ये बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही एक और तस्वीर दिल दहलाने वाली सामने आई, जहां ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर जब ये हमला किया गया तो इजराइल का टीवी चैनल के दफ्तर पर ही ये भीषण हमला हुआ और इस दौरान वहां की जो न्यूज एंकर है वो खबर पढ़ रही थी और इसी दौरान वहां पर यह हमला हुआ है। चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण के दौरान यह हमला हुआ और हमले से 1 घंटे पहले ही हालांकि उस जगह को खाली कराया गया था और टीवी चैनल पर इस हमले का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो ऐसे में और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो सभी की नजर इस वक्त इस संघर्ष पर लगातार बनी हुई, क्योंकि इस संघर्ष से सिर्फ दोनों देशों नहीं बल्कि कई सारे और अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अपने देश वापस लौटेंगे आज, इसकी जानकारी भी मिली है। अखिलेश।
देखिए, निश्चित तौर पे G7 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है जहां कि इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष जारी है उस पर एक कठोर निर्णय लिया जाता, युद्ध रुकवाने की कोशिश होती। लेकिन जिस तरीके से G7 में पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और G7 के अन्य सदस्यों के बीच में मतभेद बना हुआ था, लेकिन बाद में बहुत परसुएशन के बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ और उस संयुक्त बयान में एक खास तौर पर यह बात कही गई कि तेहरान को अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह रद्द करना पड़ेगा। मतलब वो इनइक्विवोकल अनाउंसमेंट चाहते हैं तेहरान की तरफ से कि हम कोई भी परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम नहीं जारी करेंगे, नहीं रखेंगे और जो है उसको खत्म करेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन बाद में लिया गया जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किए। उसके बाद यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों को एक शांतिपूर्ण सहमति की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ तो ईरान की तरफ से भी जो संकेत आ रहा है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास आगाची, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जो उन्होंने मैसेज भेजा है उस मैसेज में उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध तुरंत एक फोन कॉल से रुक सकता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जब G7 छोड़कर वाशिंगटन डीसी वापस जा रहे हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने जो संकेत दिए हैं उस संकेत का मतलब है कि अगर ईरान तत्कालिक तौर पे अगर समझौते के टेबल पे नहीं आता है तो हो सकता है कोई इजराइल और अमेरिका का कोई संयुक्त कार्यक्रम बन रहा हो जिसमें कि वो तेहरान को खाली करने की बात कर रहे हैं। और जहां तक तेहरान की खाली करने की बात होगी तो निश्चित तौर पर पूरे दुनिया के बहुत अधिकांश देशों के दूतावास तेहरान में है। उसके अलावा दुनिया के अधिकांश देशों के नागरिक जो है वो उस तेहरान में रहते हैं या तो पढ़ते हैं या कुछ काम काज के लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये पूरी दुनिया पर एक तरीके से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि G7 ने जो रिजोल्यूशन लिया है और उसके बाद इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, यह भी G7 के उस रिजोल्यूशन में कहा गया है। तो एक प्रेशर ईरान पे है, एक बहुत बड़ा प्रेशर ईरान पे है और ईरान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने तो कहा कि हमने कभी परमाणु हथियार बनाने की घोषणा नहीं की और अगर रविवार को ये बातचीत होती है अमेरिका के साथ तो हो सकता था कोई हल निकलता, लेकिन उसके पहले ही इजराइल ने हमले कर दिए। तो निश्चित तौर पे इजराइल ने जो हमले किए उसका जस्टिफिकेशन इजराइल ये दे रहा है कि आईएई की जो रिपोर्ट आई, आईएई की रिपोर्ट में यह हुआ कि अब ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है और इसके तहत उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है ईरान पे और ईरान उसके बाद लगातार स्ट्राइक कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो कह सकते हैं कि हमले जारी है और इस हमले के बीच में जो भारत जैसे देश है जहां की बहुत सारे नागरिक ईरान में है, तेहरान में है, वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी किया और न सिर्फ एडवाइजरी जारी की है बल्कि पूरा एक फोन कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल और उसके अलावा गूगल फॉर्म, सारे जो भारतीय नागरिक हैं उन सब लोगों को कहा है कि इनके संपर्क में रहिए और इवैक्यूएशन की स्थिति अगर होगी तो इवैक्यूएशन किया जाएगा और नहीं तो आप लोग अपने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तेहरान से बाहर निकलिए। इधर आर्मेनिया के विदेश मंत्री से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है और उन्होंने अनुरोध किया है कि भारतीय नागरिकों को उस तरफ निकलने दे। आर्मेनिया और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं तो भारत भी इस बात की पूरी तैयारी कर रहा है कि तेहरान में अगर कोई भारी खतरा होता है तो भारतीय नागरिक वहां सुरक्षित रहे, जिस तरह के दुनिया के अन्य देश भी करेंगे। तो बिल्कुल वहां पर जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप सब जल्द से जल्द भारतीय दूतावास की तरफ संपर्क करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इन दोनों ही खबरों पर लगातार रहेगी हमारी नजर, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज फ्रंट में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।